हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज एक्चुअली ऑडियो की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से क्लासेस में थोड़ा डिले हुआ। 2-3 बार मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन अभी हम इसे फिर से कर रहे हैं, तो सॉरी सभी से। आज 25 अप्रैल 2025 है और आज के करंट अफेयर्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हम चर्चा करेंगे आज जो भी आर्टिकल पीआईबी में, इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में आए हुए हैं, साथ ही साथ यूपीएससी व स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है। उन सभी आर्टिकल को हम यहाँ देखेंगे। कौन कौन से आर्टिकल है? जो पहला आर्टिकल बात करेगा भारत में जो भूमिगत कोयला खनन है उससे संबंधित। आपको पता है कि कोयला भारत की जो ऊर्जा है उसका सबसे बड़ा स्रोत है, और उसके संबंध में हाल ही में कुछ नीतिगत परिवर्तन हुए, उसको देखेंगे। दूसरा आर्टिकल बात करेंगे हम अटारी सीमा बॉर्डर में अभी क्या हुआ है कि जो भारत पाकिस्तान के बीच जो व्यापार है पंजाब से होता है, वहाँ का जो अटारी बॉर्डर उसके बंद कर दिया गया है, जिससे 38 करोड़ रुपए का लगभग अगर आप देखिए व्यापार अवरुद्ध होगा। साथ ही साथ 1500 से ज़्यादा लोगों का जो रोज़गार है वह भी जाएगा। उसके संबंधित कुछ मुद्दे हैं उसे। साथ ही साथ पाकिस्तान ने भारत के हवाई क्षेत्र में व्यापार संबंध बंद किए, इस मुद्दे को साथ में जोड़ के देखेंगे। अब पहलगाम की जो सिचुएशन है वर्तमान में, इसको जोड़ के देखेंगे। इसके बाद जो तीसरा आर्टिकल है वो बात करेगा कि जो निर्विरोध प्रत्याशी चुने जाते हैं, क्या वो लोकतांत्रिक रूप से सही है, उसके बारे में चर्चा करेगा। कि लोकतंत्र में अगर आप देखें तो निर्विरोध कभी कभी ऐसी सिचुएशन में भी चुने जाते हैं जब विपक्षी से पर्चा वापस करवा लिया जाता है। खासतौर पर स्थानीय निकाय के चुनाव में ये देखने को मिलता है। तमिलनाडु का एग्जाम्पल यहाँ पे मिलेगा, जहाँ 1400 से ज़्यादा स्थानीय निकाय में प्रतिनिधि चुने गए निर्विरोध। तो ऐसा क्यों हुआ, और इसमें क्या वोटिंग की आवश्यकता क्यों नहीं है? साथ ही साथ जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, उसकी धारा क्या इस संबंध में प्रावधान करती है, उसको देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में जातिवाद संबंधी जो यूजीसी के नियम है उसके खिलाफ जो याचिका आई थी उसको रिजेक्ट किया है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे समझेंगे। इसके अतिरिक्त हम मुख्य परीक्षा में जो संबंधी आर्टिकल है जो टैरिफ संबंधी बात करता है उसके बारे में देखेंगे ही। साथ ही साथ डब्ल्यूटीओ से भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल उसे देखेंगे। तो कुछ आपको यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइटेड है, मिल जाएगा, जिससे थोड़ा सा जल्दी भी हो जाए। और क्योंकि आज हमने इसको 2 बार रिकॉर्ड किया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। और यहाँ पे हम बात करते हैं पहला आर्टिकल की, जो बात करते हैं भारत में भूमिगत कोयला खनन को मंत्रालय द्वारा नई प्रोत्साहन योजना में मिली बढ़त। अभी क्या हुआ देखिए, 24 अप्रैल 2025 को कोयला मंत्रालय के एक ऐतिहासिक नीति अपडेट की घोषणा हुई है, जिसमें भारत में जो भूमिगत कोयला खनन को पुनर्जीवित करने के लिए मजबूत प्रोत्साहन योजना का खुलासा किया गया है। अब बेसिकली अगर आप देखें कि जो भारत में ये जो नीति है कोयला मंत्रालय के अंतर्गत 24 अप्रैल 2025 को आई। अब इसका अगर उद्देश्य आप देखें तो पहला ये कि भूमिगत खनन जो है उसको प्रोत्साहित किया जाए, उच्च लागत और लंबे समय की जो चुनौतियां थी उसको दूर करना, साथ ही साथ इस सेक्टर को ऐसा बनाना जिससे निवेश इस सेक्टर में आए। ये बेसिकली पर्पज़ था। अब इस घोषणा में अगर आप देखें, राजस्व साझेदारी जो है 4% से घटाकर 2% कर दी गई है, जिससे निवेशकों को ज़्यादा लाभ मिल पाए। यह पहली घोषणा का प्रावधान है। दूसरा प्रावधान क्या है इस घोषणा के अंतर्गत, कि जो अंतिम भुगतान, अग्रिम भुगतान दिया जाता है, एडवांस पेमेंट लिया जाता था, वो ज़रूरी होता था। अब इस बार वो ऐसा नहीं रहेगा, अग्रिम भुगतान आवश्यक नहीं रहेगा, पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया। साथ ही साथ प्रदर्शन सुरक्षा पर छूट दी गई है, 50% की छूट है। तो ये यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बात कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें, प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय लाभ भी देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें, उन्नत तकनीकी शामिल होगी जिससे लॉन्गवॉल जो खनन है, इसके अलावा जो कंटिन्यूस जो एक खनन प्रणाली जो चल रही थी, अगर आप देखें कंटिन्यूस माइनिंग सिस्टम, एआई बेस्ड सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं इस नीति के तहत ये बहुत सारे लाभ मिलेंगे। खनन की प्रक्रिया से संबंधित भी लाभ मिलेंगे, पर्यावरणीय प्रभाव में भी लाभ मिलेंगे, जहाँ पर भूमि की क्षति कम होगी, अब इस बार ऐसी पॉलिसी का दावा है। साथ ही साथ वनों की कटाई कम होगी। तो ऐसा इस नीति का बेसिकली पर्पज है, जिससे कार्बन जो फुटप्रिंट है उसको कम किया जा सके। अगर बात करें भारत में कोयला मंत्रालय, भारत के पास 30 अरब से अधिक टन का कोयला भंडार है ना, जिसमें से भारत केवल 5% ही खनन कर पाया है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये डाटा यहाँ पे कहता है। अब अगर आप बात करें भारत में कोयला नीति के संदर्भ में, तो आप पाएंगे कि भारत में जो कोयला नीति है, कोयला सुधार संबंधी जो नीति है, उसमें 2015 में बड़ा कदम उठाया गया और कोल माइंस एक्ट का प्रावधान किया गया। कोल माइंस एक्ट का बेसिकली प्रावधान इसलिए किया गया कि निजी निवेश को, वाणिज्यिक खनन को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली किया जा सके। फिर बाद में 2021 में माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2021 में, और उसके माध्यम से अगर आप देखें जो एफडीआई है, विदेशी जो निवेश है, उसको 100% कर दिया गया, वो भी ऑटोमेटिक रूट से। आपको पता है कि जो एफडीआई है 2 रूट से आता है, एक गवर्नमेंट रूट से आता है, दूसरा ऑटोमेटिक रूट से आता है। तो ऑटोमेटिक रूट से आसान होता है एफडीआई आना, इसलिए ऐसा किया गया।
साथ ही लॉजिस्टिक्स को सुधार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोयला जहाँ पे खनन होता है वहाँ से लेके पोर्ट के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ख़राब थी। उसको सुधार करने के लिए कई सारी नीतियाँ बनाई गई, जिसमें पहली नीति है इंटीग्रेटेड कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड प्लान। ये इंटीग्रेटेड कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड प्लान, जिसमें रेलवे है, सड़क है, जल मार्ग, इसको बेहतर करना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी या नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने की बात हुई। दूसरी स्कीम अगर आप देखें पीएम गति शक्ति योजना के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें सरकार का बेसिकली उद्देश्य यही था कि समग्र जो अवसंरचना है, कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है, समग्र अवसंरचना योजना, इसको बेहतर बनाया जा सके। साथ ही साथ समर्पित ट्रेड कॉरिडोर्स बनाए जा सके, डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाए जा सकें, जो कहीं ना कहीं कोल के निर्यात को सुनिश्चित करें। अब भारत में अगर आप देखें कोयला बेसिकली जो गोंडवाना क्षेत्र का पार्ट है ना, जिसमें अगर आप देखें 98% कोयला इसी भूभाग में पाया जाता है, जिसमें दामोदर घाटी नदी आती है, जिसमें पश्चिम बंगाल व झारखंड क्षेत्र आता है, महानदी घाटी आती है जहाँ पर छत्तीसगढ़ उड़ीसा आता है, गोदावरी नदी घाटी जहाँ पर महाराष्ट्र आता है। तो इस क्षेत्र में गोंडवाना लैंड के अगर देखें तो यहाँ पर कोयला भंडार है। ये बेसिकली हमने जीएस पेपर 3 के जो आर्टिकल है ऊर्जा संसाधन यहाँ पर देखा। अगला आर्टिकल है जो बात करता है अटारी बॉर्डर, जो बेसिकली GS2 के जो इंटरनेशनल रिलेशन है इसको इससे संबंधित है। साथ ही साथ GS3 का जो इकोनॉमिक पार्ट है, जिसमें भारत के जो निर्यात टॉपिक है उससे संबंधित यहाँ पर मामला है। अब अगर आप बात करें तो अटारी बॉर्डर को 3800 करोड़ रुपए का यहाँ पे अगर आप देखें व्यापार अवरुद्ध होगा, जो बेसिकली व्यापार जो पंजाब राज्य का होता है उसे यहाँ पे नुकसान होने की संभावना है। भारत से अगर आप देखें सोयाबीन है, चाय है, पॉलीथीन, साथ साथ कच्चा कपास, सब्जियां, जड़ी बूटी सब निर्यात होती है पाकिस्तान को। अब ऐसा क्या पहली बार हुआ है? तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी अगर आप देखेंगे, सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो पाएंगे कि 1947 से लेकर जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद से लेकर 1965 तक व्यापार आसानी से चलता रहा था, बेहतर चल रहा था। तो 1965 के बाद जब युद्ध होता है और 1971 के बीच व्यापार में अगर आप देखें पूरी तरह से बैन हुआ था और व्यापार बंद कर दिया गया था। 1974 के बाद इसे फिर बहाल किया गया कि व्यापार को बेहतर बनाया जा सके। अगर आप देखें भारत और चाइना के बीच में भले ही बहुत मामला सीमावर्ती में तनाव रहता है, लेकिन व्यापार एक ऐसा माध्यम है जहाँ से एक दूसरे को क्या करता है, बांध के रखता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहाल की गई, सुनिश्चित किया गया कि व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। बाद में 1996 में इस दिशा में भारत आगे बढ़ा और पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया। मोस्ट फेवर्ड नेशन WTO के अंतर्गत ऐसा प्रावधान होता है जो कहता है कि किसी देश के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, उसको हम समान सुरक्षा प्रदान करेंगे, जिससे वो भारत के साथ वो व्यापार बेहतर कर सके। भारत ने को भी उसने बोला पाकिस्तान ने कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। बाद में आप देखोगे 2003 से लेकर 2012 के बीच ऐसा समय आया जब व्यापार काफ़ी बढ़ा और यह व्यापार $2.6 बिलियन के आसपास पहुँच गया। पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत को नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस की सुविधा देंगे, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं दिया। परिणाम स्वरूप जो व्यापार $2.3 बिलियन वर्तमान में भी आपको दिखाई देता है। अब ऐसा क्या हुआ कि 2012 से लेकर 25 आ गया, व्यापार नहीं बढ़ा। 2016 के बाद आप देखेंगे कि लगातार जो आतंकी गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से देखी गई, चाहे उरी हमला हो 2016 में, पुलवामा में अटैक हुआ 2019 में जहाँ भारतीय जो सैनिक है मारे गए, उसके अलावा भारत पाकिस्तान संबंध लगातार खराब होते रहे, जिसमें भारत ने बाद में MFN का दर्जा भी वापस लिया। इससे भी व्यापार प्रभावित हुआ। भारत ने 200% के आसपास ट्रेड टैरिफ लगाए जो पाकिस्तान से व्यापार को निलंबित कर दे, जिससे यह नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। यह जो मामला रहा है न्यूज में रहा है। इसी मामले को लेकर एक और करंट अफेयर्स रहा है जहाँ पे बात करता है पहलगाम की। पहलगाम में वर्तमान में अगर आप देखें सिचुएशन ये है, पहलगाम जहाँ पे सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस हुआ करता था और बेहतर एक व्यवस्था हुई करती थी, जहाँ पर यात्री आते थे, पर्यटक आते थे और आनंद करते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि वो सेना छावनी के रूप में बदल चुका है और जो पर्यटन दृष्टि से जाना जाता था और उसकी कंडीशन ही पूरी तरह से बदल गई है। इससे बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव यह देखने को मिला है। लगभग 35 लाख टूरिस्ट 2024 में आए थे और संभावना थी कि इस बार लगभग 45 लाख के आसपास पर्यटक आएंगे, और जिससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था है, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है, उनको भी क्या बल मिलता। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर के लोग शामिल होते और ये सारी चीज़ें सुनिश्चित होती। लेकिन आतंकी गतिविधि की वजह से बहुत सारी चीज़ें रोक लगाई गई हैं, है ना, जिससे कहीं ना कहीं अगर आप देखें 90% के आसपास आप देखेंगे जो पर्यटक हैं इन्होंने अपने जो प्लान है उसके कैंसिल कर दिया, और जो वहाँ पे हैं भी वो तुरंत वापस आ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को ही सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ये आर्टिकल इस बारे में यहाँ पे बात करता है। अगला आर्टिकल बात करेगा किसके बारे में? अगला आर्टिकल बात करेगा बेसिकली बिना विरोध वाले उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वोट तय होनी चाहिए। अगर आप बात करें, देखिए अभी वर्तमान में ये सिस्टम है कि अगर एक कंस्टिट्यूंसी में अगर चुनाव होता है, सपोज करिए कंस्टिट्यूंसी में चुनाव हो रहा है, और इस कंस्टिट्यूंसी में बहुत सारे लोग, कैंडिडेट है, ए है, कैंडिडेट बी है, कैंडिडेट सी है। इसने 38% वोट प्राप्त किए, इसने 36 प्राप्त किए और इसने
26 के आसपास प्राप्त किए। तो इसमें जो 38% प्राप्त करेगा वो यहाँ पे जीत जाएगा और यहाँ पे विधायक या सांसद चुना जाएगा। ये तो बात हो गई वोटिंग की। अब सपोज करिए इन दोनों ने पर्चा वापस ले लिया, तो अगर इन दोनों ने पर्चा वापस ले लिया तो 1951 जो आरपीए एक्ट है उसकी धारा यह कहती है कि अगर कोई भी उसके विपक्ष में नहीं खड़ा होता है कोई तो उसे डायरेक्ट क्या किया जाएगा, चुन लिया जाएगा। ठीक है, ये बात करते हैं 1951 की धारा, जो यहाँ पे बात हो रही धारा 53। ठीक है, जो अधिनियम 1951 धारा चुनौती दे रहा। अब अभी क्या हुआ कि यह सुनवाई विधि केंद्र फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा याचिका पर हो रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या है सही है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या लोकतांत्रिक भावनाओं के खिलाफ ही नहीं है। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही। 2019 में कुछ आंकड़े आई, 2019 में 17 लोगों को उम्मीदवार बिना विरोध के चुने गए, जिसमें अधिकांश अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे राज्यों से थे। फिर नोटा का भी प्रावधान 2013 में किया गया। तो फिर उसका क्या मतलब निकला, जब उसके जो वोट है कहीं काउंट ही नहीं हो रहे या कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है। इसके अलावा 2022 में भी अगर आप देखें तमिलनाडु में स्थानीय चुनाव में 1400 लोग अब अधिक उम्मीदवार बिना विरोध के चुने गए। तो इस संबंध में भी क्या है, प्रश्न उठे कि ये आखिर क्या है। तो देखिए ये जो आर्टिकल है, अगर आप देखें चुनाव, अगर देखें इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित जो GS2 के इंडियन पॉलिटिकल गवर्नेंस का जो पार्ट यहाँ पर चुनाव सुधार संबंधी बातें उसमें ये आता है। बात में अगर वर्तमान में चुनाव प्रणाली की बात करें तो भारत में FPTP वर्तमान प्रणाली है, जिसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोला जाता है, जो प्रत्येक लोकसभा व अगर आप देखें विधानसभा में लागू होती है, जो मैंने चुनाव की व्यवस्था यहाँ पे आपको बताई। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखें लोकसभा में अगर आप देखें 543 सीट होती हैं, जहाँ पे 272 के आसपास अगर सीट पाने पर बहुमत होता है, तो ऐसे लोग अगर 272 जिस पार्टी को समर्थन देते हैं उनकी सरकार बनती है। फिर विधानसभा में आप देखें वही व्यवस्था लागू होती है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में आपको पता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था भारत में व्याप्त है। ठीक है, ये तो बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पर देखा। अगला आर्टिकल बात करें किसके बारे में, ये हमने अब देखिए वही बात हो कि पाकिस्तान ने क्या किया, भारत के साथ हवाई क्षेत्र में व्यापार संबंध बंद कर दिए हैं। अब ऐसा इसलिए किया है क्योंकि भारत ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से क्या करते हैं, कमज़ोर करते हैं। लेकिन अभी जो ये स्टेप्स हैं वो बेसिकली बात करेंगे किसके बारे में, ये जो स्टेप है हवाई यात्रा को संबंधित। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, और एयर स्ट्राइक का परिणाम ये था कि पाकिस्तान की वैश्विक स्तर पर थू हुई थी, साथ ही जो आतंकी ठिकाने थे उसका पता लगा था। तो पाकिस्तान को ऐसा डर है कि कहीं ना कहीं ऐसी एयर स्ट्राइक फिर से हो, जिससे अच्छा क्या करो कि आप जो हवाई जो मार्ग है उसमें ही प्रतिबंध लगा दो। तो वही ये डर का खामियाजा है कि पाकिस्तान ने ऐसे कदम उठाए हैं। इसके अलावा कल हमने आर्टिकल देखा था सिंधु जल समझौतों को लेकर भारत ने क्या किया है। पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि भारत ने पूरी तरह से पानी पर रोक लगाई है, लेकिन जो भारत के उच्चायुक्त उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसी बात नहीं है, पूरी तरह से अगर आप देखें इस तरह से रोक नहीं लगाई गई है। सिंधु जल समझौते के बारे में हमने देखा था कि 1960 में हुआ था, जिसके संबंध में बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। तो ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है। इसके अलावा अगर आप बात करें अगला आर्टिकल बात करता है कि अगले दिन बुनियादी बातों की ओर लौटना, क्षेत्रीय प्रभुत्वग्रस्त आतंकवादी गतिविधियां रोकने महत्वपूर्ण है। अगर आप बात करें आतंकी गतिविधियां लगातार ऐसी देखी जाती हैं, तो सरकार बहुत सारे स्टेप्स सेना बहुत सारे स्टेप्स उठाती है। उसमें कुछ स्टेप ऐसे हैं जैसे जिनमें बोला जाता है ADP, अगर आप बात करें एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग करना, ठीक है, काउंटर टेररिज्म है ना, काउंटर इंसर्जेंसी। तो ऐसी जो एक्टिविटीज जो आतंकियों को मन में डर बना के रखते हैं, क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करके रखते हैं, साथ ही साथ खुफिया जानकारी का सक्रिय उपयोग करते हैं, जिससे नागरिकों में विश्वास बना रहे, शांति बनी रहे, ये सारे रहें। ठीक है, अब ये तो क्या करती है, सेना करती है। अब अगर आप देखें आर्टिकल इस बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। इसके बाद अगर हम देखें हाल ही में आंकड़े यहाँ पे दे रहा है कि अब इसका परिणाम ये हुआ है कि भले ही अभी ये अटैक हुआ, लेकिन अगर आप 2018 से आंकड़े उठा के देखें तो कहीं ना कहीं जो आतंकवादी जो एक्टिविटी है जम्मू कश्मीर, उसमें कमी है। 2018 में 614 आतंकी गतिविधियाँ घटित हुई थी, वहीं 2023 में 125 हुई हैं केवल। तो आंकड़े कमी आई थी, लेकिन जो ऐसी विभत्स घटना हुई है उसके बाद इसका कोई ऐसी तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे ये आंकड़े बता रहा है कि ADP और ऐसी जो प्लानिंग होती है, खोजी मिशन होते हैं, जिससे क्या किया जाता है, आतंकी गतिविधियों को न्यूट्रलाइज किया जाता है। ये बात यहाँ पे कर रहा है। लेकिन अगर अब ये बात करें क्या इतना ही महत्वपूर्ण है, क्या इतना ही सब कुछ है, तो नहीं। भारत और भी कुछ स्टेप्स उठा रहा है। जैसे अगर आप बात करें तो भारत क्या स्टेप्स उठा रहा है, भारत के बारे में अगर देखें, भारत ने NIA को इस्टेब्लिश किया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इस्टेब्लिश किया, जो देश भर में आतंकवादी गतिविधियों को जांच करने के लिए केंद्रीय एजेंसी है। भारत ने UAPA का गठन किया। UAPA गैर कानूनी जो गतिविधि है उसको रोकथाम के लिए बनाया गया। साथ ही भारत ने NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फोर्स का गठन किया, जो तुरंत अगर कहीं आतंकी गतिविधि होती है तुरंत कार्रवाई के लिए एक स्पेशल गार्ड है। साथ ही साथ MAC अगर आप देखें मल्टी एजेंसी सेंटर है, जिसमें इंटेलिजेंस साझा किया जाए आपस में, चाहे NIA हो, CBI हो, रॉ हो, है ना, ये एजेंसी आपस में साझा करें जानकारी सेना के साथ भी।
काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स भारत ने बनाई, जो राज्यों के साथ साझेदारी को बताता है आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ। तो इस तरह से भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिविटी की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के प्रयास आतंकवाद के खिलाफ दिखते हैं। यूएन में भारत ने CCIT कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म का प्रस्ताव दिया, जो अब तक लंबित है। इसके अलावा भारत सरकार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई FATF में। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बेसिकली अगर आप देखें मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फंडिंग को लेके देशों पर ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट बनाता है और ऐसे देशों को उसमें रखता है, जिसमें ग्रे लिस्ट में उसने टर्की को तो रखा ही था, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में उसने रखा था, जिससे जो टेरर फंडिंग होती है इससे संबंधित यहाँ पे भारत ने पूरा प्रयास किया था। इंटरपोल के साथ भारत व्यापक स्तर पर कोऑर्डिनेशन करता है, जिससे जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जाते हैं अलग अलग आतंकवादियों के खिलाफ, उनको क्या किया जा सके, काउंटर किया जा सके। ब्रिक्स हो, जिसमें CTWG है, अगर ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे क्वाड को लेकर शॉर्ट सिटी कॉपरेशन है, काउंटर टेररिज्म को लेकर भारत इस दिशा में प्रयास कर रहा है। ना सिर्फ इसमें भारत अगर आप देखें द्विपक्षीय पहले हैं US के साथ, अगर आप देखें इसमें होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है। फ्रांस के साथ अगर आप देखें इंडो फ्रेंच काउंटर टेररिज्म जो डायलॉग है, इसराइल के साथ ही साथ अफगानिस्तान के जो कैपेसिटी बिल्डिंग करना, बांग्लादेश की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, जॉइंट ऑपरेशन चलाकर उनको स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि अभी भी देखें कई बहुत चैलेंजेस दिखाई देते हैं। अगर आप देखें कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है आतंकवाद की, सीमा पर आतंकवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा, राजनीतिक इच्छा शक्ति में भी कमी दिखाई देती है। ये सारे चैलेंजेस हालांकि अभी भी दिखाई देते हैं। अगला आर्टिकल बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जाति विरोधी UGC नियमों को मंजूरी के संदर्भ में यहाँ पे बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, अगर आप देखें भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में देखिए जातिगत आधारित भेदभाव लंबे समय से एक चिंताजनक समस्या तो रही ही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, UGC के नए जो 2025 के नियम हुए उनको मंजूरी दिए जाने से समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका जो इसके खिलाफ आई थी उसको खारिज कर दिया और नए नियमों को जो नए जो रूल आए थे उनको रोकने की बात कर रही थी। इसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस KV विश्वनाथन भी शामिल थे। ये तो बात हो गई, मुद्दा हो गया। अब अगर आप बात करें किसी संबंधी कुछ आंकड़ों की बात करें तो आप पाएंगे कि जो UGC 2025 के नियम उसमें अगर आप देखें संवेदनशीलता प्रशिक्षण की बात होती है। किसकी, अगर आप बात करें सेंसिटिव जो ट्रेनिंग की बात होती है कि जो सभी फैकल्टी है स्टाफ है उनको क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, जिससे जो जातिगत आधारित जो टिप्पणियाँ होती हैं ये ना हो, जातिगत आधारित भेदभाव ना हो। साथ ही साथ ग्रीवेंसर रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात हो जाएगी, शिकायत निवारण तंत्र त्वरित हो, स्वतंत्र हो, पारदर्शी हो, समयबद्ध हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ प्रिवेंटिव मेजर्स या सक्रिय रोकथाम की बात की जाएगी, सक्रिय रोकथाम की बात की जाएगी। तो ये सारे प्रावधान यहाँ पे किए गए। साथ ही साथ पारदर्शिता डाटा ट्रैकिंग के लिए भी प्रावधान किए गए। अब ऐसे जो मामले अगर आप देखें, रोहित वेमुला का जो मामला आया था उसमें जातिगत भेदभाव के संबंध में एक छात्र की आत्महत्या की थी, जिससे राष्ट्रीय बहस को जन्म दे दिया था। पायल तड़वी का जो मामला था मेडिकल छात्र की आत्महत्या संबंधित जातिगत उत्पीड़न में, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऐसे नियम के खिलाफ जो नियम जो आए UGC के, उसके खिलाफ जो याचिका आई उसको खारिज किया और कहा कि नियमों को लागू करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो पुराने नियम थे 2015 वो इतने प्रभावी नहीं थे कि जो जातिगत भेदभाव इसको कम कर सकें। इसलिए तो 2025 में जो स्ट्रक्चरल गैप रहा है उसको दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है। अगर आप देखें राइट टू इक्वालिटी, साथ ही साथ आर्टिकल 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार की बात करता है। तो ये आर्टिकल यहाँ पे इस संबंध में हमने यहाँ पे देखा। पहलगाम के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया यहाँ पे। अगला आर्टिकल बात करता है चीन की टैरिफ के बारे में। ठीक है, चीन टैरिफ के बारे में अगर आप बात करें तो आप पाएंगे कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि चीन के साथ टैरिफ को कम करने को लेकर वार्ता उनकी चल रही है। लेकिन चीन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस चीज़ को नकार दिया। उन्होंने कहा ऐसी कोई वार्ता नहीं चल रही है। तो ये काफ़ी मुद्दे में हो गया कि ऐसा क्या है। अगर आप देखें तो आपको पता है कि अमेरिका और जो चाइना है उसके बीच लगातार ट्रेड वॉर चलता आ रहा है। ठीक है, ये आज का नहीं, बहुत पहले चलता आ रहा है। 2018 के आसपास से अगर आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच ट्रेड वॉर चलता था। 2018 से 20 तक अगर आप देखें $360 बिलियन का ट्रेड पर इसने टैरिफ लगाया अमेरिका ने। फिर चाइना ने भी काउंटर टैरिफ इसके ऊपर आरोपित किया। फिर बाद में इन दोनों के बीच फेज 1 डील होती है और लगता है कि इनके बीच डील होने से मामला सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 2024 24 के बाद 25 भी अगर आप देखें टैरिफ 25% से लेके अगर आप देखें टैरिफ 25% से लेके 145% तक बढ़ा दिया गया है, जो कहीं ना कहीं अगर आप देखें US सेंसस ब्यूरो का जो डाटा है बताता है इससे 7.5% जो व्यापार है इसमें कमी आई है। अब इससे आप देखिए इसका महत्व क्या है। एक तो देखिए ग्लोबल सप्लाई चेन में अगर आप देखिए इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही साथ अमेरिका में इन्फ्लेशन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। भारत जैसे देशों को ट्रेड रीअलाइनमेंट करने का लाभ यहाँ पे मिल सकता है। अगर भारत वियतनाम अगर देखें जो चाहते हैं कहीं ना कहीं जो चाइना
अभी सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभर कर सामने आया है, तो भारत को भी और वियतनाम को भी कहीं ना कहीं देखा जा चाहिए। तो यहाँ पे उनके लिए एक मौके की बात करता है यहाँ पे ये आर्टिकल। साथ ही साथ इसकी चुनौतियाँ भी हैं। अब जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका आर्टिकल आगे है, जो बात करता है कि विश्व में जो व्यापार है बाधा रहित होनी चाहिए, है ना। इसके संबंध में अगर आप देखें दोहा समझौता, उरुग्वे समझौता भी हुए थे। हम मराकश सिटी के अंतर्गत अगर आप देखें 1995 में WTO आया था, तो वो आर्टिकल अगर हम देखेंगे तो उसका जो उद्देश्य है उसको कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है। चुनावी राजनीति और व्यापारिक नीति का घोलमेल चल रहा है, ठीक है। अब जो कहीं ना कहीं अगर आप देखें विश्व में मंदी की दिशा की तरफ बढ़ रहा है। अगला आर्टिकल बात करेगा क्या विश्व व्यापार संगठन WTO अभी भी प्रासंगिक है, इसके बारे में अगला आर्टिकल बात करेगा। तो देखिए WTO के बारे में अगर बात करें तो 1944 में अगर आप देखें ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, जिसके बाद 1947 तक आते आते ऐसी बात हुई कि कोई इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन जैसा ग्रुप बनाया जाए नहीं, और बाद में गेट को बनाया गया, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रीटी, इसको बनाया गया 1947 के आसपास। फिर उसके बाद अगर देखें ये लगातार काम तो कर ही रहा था लेकिन उतना बेहतर नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद मराकश ट्रीटी होती है, मराकश समझौता होने के बाद अगर आप देखेंगे तो जो ये अगर आप देखें 101 जनवरी 1995 को WTO को इस्टेब्लिश किया जाता है, और भारत अगर आप देखें स्थापित शुरू से ही उसका सदस्य था। अब इसको स्थापित करने के संबंध में बहुत सारे जो डायलॉग चलते रहे, जैसे टोक्यो राउंड जिसे बोला जाता है, टोक्यो राउंड बेसिकली बात कर रहा था कि देशों के बीच में जो टैरिफ है उनकी बाधाओं को कम करना चाहिए। फिर बाद में उरुग्वे राउंड चलता है, उरुग्वे राउंड 1986 से चलता है 1994 तक, जो अगर आप बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ट्रिप्स है, इस समझौते से संबंधित था। साथ ही साथ सेवा क्षेत्र में संबंधित था। तो बेसिकली अगर आप देखें जो WTO है वस्तु सेवा IPR इन तीनों को लेके ही डील करता है कि इन तीनों को लेकर कोई समस्या विश्व में नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोई विवाद हो तो इसका निपटान होना चाहिए, ठीक है। फिर दोहा एजेंडा चलता है, जहाँ पे आप देखेंगे 2001 से चल ही रहा है, जहाँ पर विकसित और विकासशील देशों के बीच क्या है संघर्ष अभी बना हुआ है, जो खासतौर पर सब्सिडी को लेकर है। जहाँ पे विकसित देश ऐसा मानते हैं कि उन्हें 5% अगर सब्सिडी दे रहे हैं तो विकासशील देश 10% से ज़्यादा ना दें, लेकिन इनका जो परसेंट है उसमें बहुत डिफरेंस है। जो विकसित देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, उनका 5% का जो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था छोटी है। तो इस संबंध में क्या मामला रुका हुआ है, जहाँ पर इंडिया जो है ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें अफ्रीकी देश आते हैं, एशियाई जो गरीब देश आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर WTO में भारत विकासशील देशों का नेता बन के सामने आता है, तो ये यहाँ पे बात हो रही है। अब विश्व व्यापार संगठन प्रासंगिक रह गया या नहीं रह गया, इस संबंध में जो चर्चा है, जो इसलिए बात कर रही है, वो कह रही है कि अगर आप देखिए वर्तमान में जो बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। तो विश्व व्यापार संगठन जहाँ पे विश्व को बाधा रहित व्यापार की बात करता है, वो कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अगर आप देखें RCEP की बात करें, फिर FTA के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत यूरोप से बात कर रहा है, ब्रिटेन से चल रहा है, इसके अलावा ASEAN से ऑलरेडी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा मान रहा है कि WTO अब प्रासंगिक नहीं रह गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप देखें अब ऐसा किए जाने के पीछे कारण क्या है। बेसिकली अगर आप देखें WTO की अपनी बॉडी है, जहाँ पे उसकी जो जनरल काउंसिल होती है, उसके डिस्प्यूट मैकेनिज्म बॉडी होती है, डिस्प्यूट मैकेनिज्म जो विवाद निवारण तंत्र है, उसमें नियुक्ति के संबंध में अमेरिका रोड़ा अटका रहा है, और जिससे जो विवाद निवारण तंत्र है वो काम नहीं कर पा रहा है। तो देशों के बीच जो विवाद उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, इस वजह से क्या WTO काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है। ये तो बात हो गई यहाँ पर जो इस आर्टिकल में कहना चाह रहा है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जिसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। भारत के बारे में अगर आप देखें तो भारत पहले से ही WTO तथा जो मुक्त व्यापार इसको लेकर समर्थन में रहा। भारत चाहे अब बात करें WTO के जो तीनों विषय वस्तु हैं, जिसमें गेट है जिसमें ट्रेड रिलेटेड समझौता है, फिर आप गेट्स है जिसमें सर्विसेज रिलेटेड समझौता है, साथ ही साथ ट्राइब्स है जो बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित है, तीनों में भारत ने भाग लिया, तीनों को भारत लागू करता है और इस संबंध में बात करता है। भारत का जो विवाद है MSP को लेकर रहता है। वैश्विक जो विकसित अर्थव्यवस्था को मानना है, भारत MSP के जरिए किसानों को अतिरिक्त जो सुरक्षा प्रदान करता है, जो कहीं ना कहीं जो ग्रीन एम्बर जो बॉक्स वाला जो ऑप्शन है एम्बर बॉक्स के तहत अगर कहीं ना कहीं इसको वैध नहीं है। लेकिन भारत में अगर आप देखें ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और भारत को यहाँ पर उसकी आवश्यकता होती है, तो भारत इस संबंध में पक्ष में रहता है कि नहीं MSP की आवश्यकता है यहाँ पर। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं WTO को लेकर प्रासंगिकता बना के रखते हैं, ये हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अगला आर्टिकल बात करेगा कुर्द के बारे में। कुर्द जो ऑटोनॉमस स्टेट की मांग करते हैं उनके बारे में। तो अगर आप इनकी लोकेशन देखें तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ये टर्की है, आप यहाँ पे देखिए ये टर्की है, ये अर्मेनिया है, ये ईरान है, इराक है, सीरिया है। तो इन सभी क्षेत्रों में कुर्द बेसिकली रहते हैं। कुर्द एक
जनजाति समूह है, एक जाति समूह है जो अलग राज्य की मांग करता है। तो टर्की वाले क्षेत्र में ज़्यादातर आंदोलन होते रहते हैं, तो टर्की ने क्या किया कि इसे सैन्य हवाई हमले किए और इनको क्या किया, दबा दिया 2020 में। अमेरिका ने इनका एक बार उपयोग किया और उसने कहा कि हम आपको क्या करेंगे, स्वायत्त राज्य के रूप में देने के लिए आपको समर्थन देंगे। बाद में अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, जिसके लेकर अमेरिका के प्रति इनके अंदर रोष है। साथ ही साथ अगर तो सीरिया में भी इराक और टर्की है, ईरान है, आर्मेनिया है, यहाँ से ये अलग होकर एक कुर्दिस्तान की मांग करते हैं। तो टर्की ने भी क्या किया कि सीरिया और जो इराक का एरिया है यहाँ पे उसने कहा कि ये यहाँ पे जो कुर्द हैं वो कहीं ना कहीं टर्की की इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए चैलेंज क्रिएट करते हैं, तो उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई करेगा। तो ये तो बात हो गई। इसके अलावा टर्की ने $200 बिलियन का आर्थिक पुनर्निर्माण पैकेज जो पेश किया था मई में, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। तो ये तो कुर्द की स्थिति के बारे में बात करता है। साथ ही साथ इराक में बान ने क्या डाटा देता है, ईरान में डाटा देता है कि कौन कौन से रीजन में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली अगर आप देखें कुर्द कहाँ संबंधित है, क्या लोकेशन है, क्या इशू है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे हमने ये आर्टिकल देख लिया। तो आज का थोड़ा आर्टिकल लेट हो गया, फिर से मैं एक बार माफ़ी चाहूँगा। कल तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब सबका